ग्राउंड वाटर सिर्फ हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है किसी भी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने में। इसका मतलब है लैंड के सरफेस पर जब पानी फ्लो करता है तब तो वो लैंड का इरोजन और उस पर डिपोजिशन भी करता है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। बट जब यही पानी सॉइल और रॉक्स में से सीप होकर नीचे पहुंचता है तब ये रॉक्स में पाए जाने वाले बहुत से मिनरल्स को इरोड या डिसॉल्व कर देता है, जिससे ग्रेजुअली अंडरग्राउंड बहुत से इरोजनल फीचर्स जैसे कि पूल्स, सिंक होल्स, लैपिस एटसेट्रा क्रिएट होते हैं। बट ये ग्राउंड वाटर केवल इरोजन ही नहीं, डिपोजिशन भी करता है, जिससे फॉर्म्ड होते हैं केव्स के अंदर स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स जैसे स्ट्रक्चर्स। बट आखिर ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और ग्राउंड वाटर के थ्रू ये किस तरह क्रिएट होते हैं, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, और आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। द सरफेस वाटर percolates well when the rocks are permeable, thinly bedded and highly jointed cracks. मीन्स हमारी अर्थ पर जब रेनफॉल होता है तब अर्थ के क्रस्ट पर पड़ने वाला पानी नीचे की तरफ परकोलेट कर जाता है, और ऐसा तब होता है जब रॉक्स परमिएबल हो। मीन्स ऐसे रॉक्स जिनके अंदर पोर्स होते हैं और इन रॉक्स से वाटर इजिली पास हो सकता है, या फिर थिनली बेडेड एंड जॉइंटली क्रैक्ड। मीन्स ऐसे रॉक्स जो बहुत से लेयर्स से बने होते हैं, जिस वजह से उनके बीच में गैप रह जाता है और इन गैप्स के थ्रू वाटर इजिली पास हो सकता है। एज वेल एज ऐसे रॉक्स जिनमें नेचुरली बहुत से फ्रैक्चर या क्रैक्स होते हैं, जिनके थ्रू वाटर इजिली नीचे की तरफ परकोलेट कर जाता है। आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम डेप्थ, द वाटर अंडर द ग्राउंड फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू बेडिंग प्लेन्स, जॉइंट्स और थ्रू द मटेरियल देमसेल्व्स। मींस वर्टिकली कुछ डेप्थ तक नीचे जाने के बाद पानी हॉरिजॉन्टली बेडेड प्लेन्स यानी रॉक्स के लेयर्स एज वेल एज जॉइंट्स के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है पानी कुछ डेप्थ तक तो वर्टिकली फ्लो करता है, बट अगर नीचे हार्ड रॉक्स हैं तो उन्हें कट नहीं कर पाता है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर रॉक्स के लेयर्स के बीच में हॉरिजॉन्टली फ्लो करना शुरू कर देता है, और पानी का यही डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स रॉक्स को इरोड करता रहता है, और इसी से फॉर्मेशन होता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स का। नाउ फिजिकल एंड मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल इज इनसिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। मींस ग्राउंड वाटर हर तरह के रॉक्स को इरोड नहीं करता है। मान लीजिए अगर नीचे कहीं इग्नियस रॉक्स हैं तो ग्राउंड वाटर उन्हें इरोड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये रॉक्स काफी हार्ड होती हैं। बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राउंड वाटर मेनली दो तरह के रॉक्स पर काम करता है। पहला है लाइमस्टोन और दूसरे डॉलमाइट्स, और ये दोनों ही टाइप हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिस वजह से ये रॉक्स वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी यहाँ काम करता है केमिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। वेदरिंग में हमने जाना था केमिकल वेदरिंग के बारे में, जिसके अंदर आता है सॉल्यूशन। जब ग्राउंड वाटर रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है, या प्रिसिपिटेशन की वजह से जब रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तब डेवलप होते हैं वैरायटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स। बेसिकली सॉल्यूशन का ये प्रोसेस लाइमस्टोन और डॉलमाइट्स में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। अब ग्राउंड वाटर से बनने वाली टोपोग्राफी को कहा जाता है कार्स्ट टोपोग्राफी। इसका मतलब है ऐसा रीजन जहां लाइमस्टोन और डॉलमाइट्स पाया जाता है, तो वहां ग्राउंड वाटर एक्टिवली सॉल्यूशन और डिपोजिशन करता है, जिससे वहां की टोपोग्राफी में बहुत से चेंजेस आते हैं। बेसिकली इसे ही कहा जाता है कार्स्ट टोपोग्राफी। अब कार्स्ट टोपोग्राफी को नाम कहाँ से मिला है, तो इसे नाम मिला है बाल्कान रीजन से। अगर मैप में देखें तो ये रीजन लाया करता है एड्रियाटिक सी के पास। बेसिकली इस बाल्कान रीजन में लाया करते हैं क्रोशिया, बोस्नियन हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया एटसेट्रा। इस पूरे के पूरे रीजन को बोला जाता था बाल्कान स्टेट, और यहाँ पाई जाती हैं लाइमस्टोन रॉक्स। बेसिकली इस पार्टिकुलर रीजन को कास्ट रीजन कहा जाता था, और इसीलिए ग्राउंड वाटर के एक्टिव सॉल्यूशन और डिपोजिशन से बनने वाली टोपोग्राफी को कहा जाता है कास्ट टोपोग्राफी। अब इस कास्ट टोपोग्राफी में बनते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है पूल्स, सिंक होल्स, लैपिस एंड लाइमस्टोन पेवमेंट्स और केव्स, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेगमाइट्स एंड पिलर्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स सबसे पहले जानते हैं स्वैलो होल्स के बारे में। स्मॉल टू मीडियम साइज्ड राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशंस
called swallow holes form on the surface of the limestone through solution। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लाइमस्टोन वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए कोई लाइमस्टोन से बनी टोपोग्राफी है। जब इस तरह की टोपोग्राफी में वाटर नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है तो ऐसे में लाइमस्टोन डिसॉल्व होना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर वाला सरफेस या जमीन नीचे की तरफ धंसने लगती है, जिससे कुछ इस तरह के स्मॉल टू मीडियम साइज के शैलो डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसे स्वैलो होल्स कहा जाता है। हमारा दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है सिंक होल्स, जो लाइमस्टोन या कास्ट टोपोग्राफी में काफी कॉमन है। A sink holes is an opening, more or less circular at the top and funnel shaped towards the bottom। स्वैलो होल्स में हमने जाना था कि ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है, जिस वजह से जमीन धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगती है। पर क्वेश्चन ये भी है कि ऐसा होता क्यों है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था कि कुछ डेप्थ तक पानी वर्टिकली देन बेडिंग प्लेन्स में हॉरिजॉन्टली फ्लो करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है, वो लाइमस्टोन और डॉलमाइट्स जैसे रॉक्स को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये रेन वाटर कुछ अमाउंट में कंटेन करता है कार्बोनिक एसिड और लाइमस्टोन कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये रेन वाटर पर्कुलेट कर नीचे पहुंचता है तो ये लाइमस्टोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। बेसिकली इसके थ्रू ही नीचे वाली रॉक्स टूट फूट कर पानी में डिसॉल्व होने लगती हैं। तब इनके ऊपर वाली जमीन पूरी तरह कमजोर होने लगती है, जिससे ऊपर का क्रस्ट नीचे की तरफ धंसना शुरू कर देता है। बेसिकली कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्वैलो होल। और जब एक टाइम के बाद ऊपर की क्रस्ट पूरी तरह टूटकर नीचे धंस जाती है और जमीन के टूट जाने की वजह से बनने वाले ये बड़े बड़े डिप्रेशन को कहा जाता है सिंक होल्स, जो कुछ इस तरह फनल शेप के दिखाई देते हैं। इनके साइज में वेरिएशन देखा जा सकता है, जैसे कि ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर से हेक्टर तक फैले हो सकते हैं और इनकी डेप्थ लेस देन मीटर से 30 मीटर्स या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सिंक होल्स में पानी भी हो सकता है और कुछ में नहीं भी, क्योंकि कई बार रेनफॉल होने की वजह से ये डिप्रेशन पानी से फिल हो जाते हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा 1 साल या 2 साल में नहीं होता है, बल्कि कई सालों में होता है। अब सिंक होल में हमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। पहला सॉल्यूशन सिंक होल और दूसरा कोलैप्स सिंक होल। सॉल्यूशन सिंक होल, जब रेनफॉल या रेन वाटर नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाता है, तब ये ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन जैसे सॉफ्ट रॉक्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करता रहता है। तब ऊपर वाला सरफेस धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाता है और इस सॉल्यूशन की वजह से डीप बोल शेप्ड होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसे सिंक होल कहा जाता है। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है और टाइम के साथ ये डिप्रेशन और बड़े हो जाते हैं। कोलैप्स सिंक होल, जब ग्राउंड वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है, तब वो टाइम के साथ नीचे वाले रॉक्स को इरोड करता रहता है, जिससे जमीन के नीचे ऑलरेडी काफी खाली जगह बन जाती है। बेसिकली इसे केव कहा जाता है। केव के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब इन केव्स के ऊपर भी सॉल्यूशन के थ्रू सिंक होल क्रिएट हो जाते हैं। अब लगातार पानी पर्कुलेट करने से वाटर केव्स के ऊपर वाले सरफेस को भी डिसॉल्व कर देता है, जिस वजह से इस केव के ऊपर वाला सरफेस कोलैप्स हो जाता है और इसके कोलैप्स करते ही ये सिंक होल और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बेसिकली इसे ही कहा जाता है कोलैप्स सिंक होल। अब यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कोलैप्स सिंक होल को डोलाइन भी कहा जाता है। अब अगर और आगे चले तो क्वाइट ऑफन सिंक होल्स आर कवर्ड अप विद द सॉइल मेंटल एंड अपीयर एज शैलो वाटर पूल्स। मींस कभी कभी केव्स के ऊपर जो सिंक होल्स क्रिएट होते हैं वो वाटर से फिल हो जाते हैं, जो एक पूल्स की तरह नजर आते हैं। बट अगर इंडिविजुअल इन पूल्स में एंटर कर जाता है तो केव्स के ऊपर वाला सरफेस कोलैप्स हो सकता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। अब शैलो होल ये सिंक होल ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। इन्हीं सिंक होल से जुड़ा हुआ एक और इरोजनल लैंडफॉर्म है वैली सिंक्स या उवेलास। Quite often the surface runoff simply goes down, swallow and sinkholes and flow as underground streams and re-emerge at a distance downstream through cave opening. Means कई बार जब इन swallow holes या sink holes के जरिए वाटर नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाता है, तब वो पानी स्ट्रीम्स की तरह अंडरग्राउंड केव्स में फ्लो करना शुरू कर देता है और ये पानी दोबारा री-इमर्ज होता है जहां केव्स की ओपनिंग होती है। देन
When sinkholes and dolines join together because of slumping of materials along their margins or due to roof collapse of caves, long, narrow to wide trenches called valley sinks, मीन्स रेन वाटर के नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाने की वजह से क्रिएट होते हैं सिंक होल्स, और इन सिंक होल्स के नीचे सॉल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती हैं केव्स। अब मान लीजिए केव्स के ऊपर बने ये सिंक होल्स अगर कोलैप्स सिंक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ऊपर वाले सरफेस पर इन सिंक होल्स की ओपनिंग बढ़ जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका साइज इंक्रीज होने से ये सिंक होल एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे, और इनके ज्वाइन कर लेने से इस तरह की वैलीज डेवलप होने लगेंगी। बेसिकली इन्हें ही कहा जाता है वैली सिंक या उवेलास। ये टर्म आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्वैलो होल्स, सिंक होल्स, उवेलास को समझने के बाद जाते हैं लैपिस पर। Most of the surface of the limestone is eaten away by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with a maze of points, grooves and ridges or lapis. Lapis basically pointed structures होते हैं जो बनते हैं limestone की टोपोग्राफी में, जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर limestone से बने नीचे वाले सरफेस को डिसॉल्व करता रहता है। अब इसी तरह नीचे की तरफ जो पिट्स या ट्रेंचेस बनी होती हैं, वो सरफेस यानी ऊपर वाली लाइमस्टोन को धीरे धीरे खाना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से हमें इस तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर और इनके बीच में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, और इसी तरह की टोपोग्राफी को कहा जाता है लैपिस। और जब वेदरिंग के थ्रू टाइम के साथ लैपिस के पॉइंटेड पार्ट काफी स्मूथ होने लगते हैं, तब ये कन्वर्ट होते हैं रेक्टेंगुलर और इररेगुलर स्लैब्स की तरह फ्लैट पेवमेंट में, जिन्हें एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ये डीप क्रैक्स, और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है लाइमस्टोन पेवमेंट्स। तो ग्राउंड वाटर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने अभी तक जाना स्वैलो होल्स, सिंक होल्स, पूल्स, लैपिस एंड लाइमस्टोन पेवमेंट्स के बारे में। अब चलते हैं आगे और जानते हैं एक और इरोजनल लैंडफॉर्म्स केव्स के बारे में डिटेल से। केव्स in areas where there are alternating beds of rocks with limestone or dolomites in between, or in areas where limestone are dense, massive and occurring as thick beds, caves formation is prominent. एक ऐसा एरिया जहां हमें रॉक्स के अलग अलग स्ट्रेटास देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेल्स, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, जो कि हार्ड रॉक्स होते हैं जिन्हें पानी डिसॉल्व नहीं कर पाता है, पर इन हार्ड रॉक्स के बीच में लाया करते हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसे सॉफ्ट रॉक्स। क्योंकि हम जान चुके हैं कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स ऐसे रॉक्स हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे एरियाज में केव्स का फॉर्मेशन प्रोमिनेंट होता है। अब केव्स के बनने के पूरे प्रोसेस को समझें। सो वाटर percolates down either through the materials or through cracks and joints and move horizontally along bedding planes। इसका मतलब है वाटर नीचे की तरफ परकुलेट करने के बाद बेडिंग प्लेन्स के थ्रू हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और इन बेडिंग प्लेन्स में जब पानी स्प्रेड होगा तब वो पानी डोलोमाइट्स और लाइमस्टोन जैसे रॉक्स को डिसॉल्व कर देगा, जिससे हार्ड रॉक्स के बीच में इस तरह खाली स्पेस बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर को ही केव्स कहा जाता है। तो ये तो बात हुई केव्स के फॉर्मेशन की। नाउ देयर कैन बी अ मेज ऑफ केव्स एट डिफरेंट एलिवेशंस डिपेंडिंग अपॉन द लाइमस्टोन बेड्स एंड इंटरवेनिंग रॉक्स। अब इन बेडिंग प्लेन्स के बीच में जहां जहां लाइमस्टोन या डोलोमाइट्स पाया जाता है, वहां एक नहीं अलग अलग एलिवेशन पर फॉर्मेशन होता है बहुत सी केव्स का। अब क्योंकि इन केव्स के अंदर वाटर फ्लो करता है, जिस वजह से कई बार इस वाटर को बाहर जाने के लिए ओपनिंग मिल जाती है, जिसके थ्रू स्ट्रीम्स के रूप में ये पानी बाहर निकल आता है। इसके अलावा ऐसी केव्स जिसके दोनों साइड्स ओपन होती हैं, तो इसे कहा जाता है टनल। तो अब हम ग्राउंड वाटर से बनने वाले एक और इरोजनल लैंडफॉर्म्स केव्स के बारे में जान चुके हैं। अब चलते हैं ग्राउंड वाटर से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स केव्स, जिनके बारे में हमने अभी जाना। इन लाइमस्टोन केव्स के अंदर बहुत से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स। बट क्वेश्चन ये है कि इन केव्स के अंदर डिपोजिशन किस तरह होता है। सो द चीफ केमिकल इन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, which is easily soluble in carbonated water। मींस जो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो उसे कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर, जैसे कि रेन वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, और लाइमस्टोन कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब यही कार्बोनेटेड वाटर लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है, तब ये लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर देता है। देन दिस कैल्शियम कार्बोनेट is deposited
when the water carrying it in solution evaporates or loses its carbon dioxide as it trickles over rough rock surface. मीन्स ये कार्बोनेटेड वाटर लाइमस्टोन में से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे होता है इरोजन, यानी इस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है केव्स का। अब केव्स के अंदर वो पानी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये पानी किसी ऐसे रफ सरफेस पर फ्लो करता है तब धीरे धीरे वो कार्बोनेटेड वाटर इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, जिससे ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देता है और बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के इसी डिपोजिशन से केव्स के अंदर बनते हैं स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर जैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इरोजन और डिपोजिशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। मीन्स अगर इरोजन होगा तभी डिपोजिशन भी होगा। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं स्टैलेक्टाइट्स के बारे में। स्टैलेक्टाइट्स हैंग्स एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। आइस से बने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आइसिकल्स। आइसिकल्स मेनली हमें देखने को मिलते हैं ठंडे इलाकों में और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नॉर्मली इनका बेस काफी ब्रॉड और एंड तक आते आते इनका शेप टेपर यानी नैरो हो जाता है। मीन्स इनका एंड पॉइंटेड होता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे स्ट्रक्चर केवल ठंडे इलाकों में ही बनते हैं, क्योंकि जिन एरियाज में लाइमस्टोन के डिसॉल्व होने से केव्स का फॉर्मेशन होता है, वहां हमें केव्स के रूफ में ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। बेसिकली इन्हें ही कहा जाता है स्टैलेक्टाइट्स। बट इन स्टैलेक्टाइट्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो जब इन केव्स के रूफ पर पानी फ्लो करता है तब वो पानी नीचे की तरफ ड्रिप यानी टपकना शुरू कर देता है, और हम जान चुके हैं कि ये वाटर कंटेन करता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए ड्रिप करते टाइम इस वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट केव्स के रूफ पर जमना शुरू हो जाता है, जो कुछ इस तरह की शेप का दिखाई देता है, जिन्हें कहा जाता है स्टैलेक्टाइट्स। अब इसी के अपोजिट हमें देखने को मिलते हैं स्टैलेग्माइट्स। दे राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। इन फैक्ट दे फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप ऑफ द स्टैलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट। बेसिकली केव्स के फ्लोर पर क्रिएट होने वाले इस तरह के कोन को कहा जाता है स्टैलेग्माइट्स। बट फिर वही क्वेश्चन कि इनका फॉर्मेशन किस तरह होता है? तो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट दोनों के बनने का प्रोसेस एक ही है। जब पानी ऊपर से ड्रिप करते हुए केव्स के फ्लोर तक पहुंच जाता है तब कैल्शियम कार्बोनेट केव्स के फ्लोर पर डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, जिससे हमें देखने को मिलता है स्टैलेग्माइट। बट जरूरी नहीं है कि ऊपर स्टैलेक्टाइट का फॉर्मेशन होगा तभी केव्स के फ्लोर पर इनका भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि केव्स के रूफ पर स्टैलेक्टाइट्स नहीं बने हैं, बट पानी के ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिप करने से ये स्टैलेग्माइट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए? तो स्टैलेक्टाइट्स में आने वाले सी से हमें याद रखना है कौन सी आइसिकल्स जो केव्स की सीलिंग पर देखने को मिलते हैं, और स्टैलेग्माइट्स में आने वाले जी से हमें याद रखना है कोन्स जो केव्स के ग्राउंड या फ्लोर पर देखने को मिलते हैं। अब आगे चले तो स्टैलेग्माइट्स में टेक द शेप ऑफ अ कॉलम, अ डिस्क विद ईदर अ स्मूथ राउंडेड बल्जिंग एंड और अ मिनिएचर क्रेटर लाइक डिप्रेशन। मींस जरूरी नहीं है कि स्टैलेग्माइट्स हमें कोन्स की शेप में देखने को मिले, ये और भी कई शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इनका पॉइंटेड पार्ट राउंडेड या काफी स्मूथ हो सकता है, या ये डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, या कई बार ये एक डिप्रेशन की तरह भी नजर आ सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स पानी के लगातार ड्रिप करने की वजह से बढ़ते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, और जब ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं तब इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉलम या पिलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो एसोसिएटेड है ग्राउंड वाटर से। तो इस वीडियो में हमने बात की ग्राउंड वाटर और उससे बनने वाले इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।